हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी अड्डा। फ्रेंड्स, कल हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे और प्रोनाउन के 3 टाइप्स कल हमने पढ़े थे, रेसिप्रोकल, एम्फेटिक और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम अब क्या होता है? एक ऐसा सर्वनाम है या एक ऐसी प्रोनाउन जिसमें हमें ये पता नहीं चले कि वहाँ पे बात किसकी हो रही है। मतलब किसी अनिश्चित व्यक्ति की जब बात की जाए या अनिश्चित वस्तु की बात की जाए या हमें ये पता नहीं हो कि बात किसके बारे में की जा रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन, है ना। डेफिनेट मीन्स क्या होता है? डेफिनेट का मीनिंग होता है निश्चित और इंडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। तो जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अनिश्चित हो, मतलब पता नहीं हो हमें कि किसकी बात हो रही है एक्चुअल में, उसे कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए, इसमें वो जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद ऑल, सम, बोथ, मच, फ्यू एंड लिटिल। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एवरीबडी इज क्लैपिंग, या somebody has come to meet you। ठीक है, अगर ये वर्ड्स मैंने, ये सेंटेंसेस मैंने बोले कि एवरीबडी इज क्लैपिंग, एवरीबडी इज क्लैपिंग का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की ताली बजाए, तो वहाँ पे प्रत्येक में मैं किसकी बात कर रही हूँ? प्रत्येक मतलब मैं औरतों की बात कर रही हूँ, पुरुषों की बात कर रही हूँ, लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कों की बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ वहाँ पे निश्चित नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बच्चे हैं या फिर वो बुजुर्ग हैं, कौन है? एवरीबडी में कौन है? जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि ईच ऑफ द बॉयज़। अब मैंने ऐसा लिखा कि ईच ऑफ द बॉयज़ इज क्लैपिंग, तो यहाँ पे मुझे पता है कि मैं यहाँ पे लड़कों की बात कर रही हूँ कि प्रत्येक लड़का ताली बजा रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इज क्लैपिंग तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक लड़का, मैं यहाँ पे लड़कों की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कि एवरीबडी इज क्लैपिंग, तो इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति ताली बजा रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति में कौन कौन है ये हमें नहीं पता है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मतलब हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं वो पता नहीं हो, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड सेंटेंस देखिए, समबडी हैज़ कम टू मीट यू, है ना। जब हम बोलते हैं ना कि आपसे कोई मिलने आया है, हम बोलते हैं ना कि आपसे कोई मिलने आया है, तो यहाँ पे समबडी का मतलब क्या है? कोई। ठीक है, समबडी का मतलब है कि कोई आपसे मिलने आया है, तो वहाँ पे कोई अनिश्चित है, कौन है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो जहाँ पर काम करने वाला अर्थात कर्ता अनिश्चित हो या हमें उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं हो, वहाँ पे हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है, इसमें से एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। ठीक है, इन सब के ही साथ ये सभी किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? यहाँ पे मैं किस किस की बात कर रही हूँ? एवरीबडी में यहाँ फिर से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं लिखूँगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप इसी में देख लीजिए कि यहाँ पर एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। ठीक है, यहाँ तक एनीवन तक इनका यूज़ हमेशा लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए का मतलब ये है कि इनका यूज़ हमेशा सजीवों के लिए किया जाता है, अर्थात किसका? मनुष्यों के लिए, सजीवों के लिए, मतलब कि मनुष्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, कभी भी इनका यूज़ ये नहीं बोलेंगे हम कि एनी वन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मतलब सजीवों के लिए किया जाए, हम ये नहीं बोलेंगे कि एनी वन ऑफ द चेयर्स, है ना, कि चेयर्स में से कोई एक। ठीक है, तो इनका यूज़ हमेशा
लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए मतलब कि इंसानों के लिए, सजीवों के लिए किया जाता है, जिनमें जीवन होता है, जिनमें जान होती है, उनके लिए किस किस का यूज़ किया जाता है? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन एंड एनीवन। इनका यूज़ सजीव ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है ना, इंसानों के लिए। और ये वाले जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ हमेशा जो वर्ब यूज़ होती हैं, इन वर्ड्स के साथ हमेशा, इन प्रोनाउंस के साथ जो हमेशा वर्ब यूज़ होती हैं, वो कौन सी वर्ब यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। सिंगुलर वर्ब क्यों यूज़ होगी? उसके यूज़ होने का रीज़न क्या है? उसके यूज़ होने का रीज़न ये है कि जब हमें यही नहीं पता है कि बात किसकी की जा रही है, तो हम उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? ठीक है, जब सामने वाला हमारे लिए अनिश्चित है, जैसे मैं बोलूँ कि बॉयज़, गर्ल्स, मेन या वुमन, ठीक है, मैंने ऐसा बोला बॉयज़, गर्ल्स, मेन या विमन, है ना। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो यहाँ पे निश्चित है कि मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, लड़कियों की बात कर रही हूँ, पुरुषों की बात कर रही हूँ या महिलाओं की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ ये निश्चित ही नहीं है। और जब ये निश्चित नहीं है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। कैसे? मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था, somebody has come to meet you, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने somebody का यूज़ किया है, इसके साथ जो हैज़ यूज़ किया है वो सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब क्यों है? क्योंकि हैज़ का प्लूरल क्या होता है? हैज़ का प्लूरल होता है हैव, है ना, हैज़ का प्लूरल होता है हैव, तो इसके साथ मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। अब देखिए, जैसे एक आध और एग्जाम्पल लिखूँ मैं, एवरीवन इज लाफिंग एट हिम, ठीक है, एवरीवन इज लाफिंग एट हिम, तो यहाँ पे एवरीवन, उसके बाद जो इज है, आई है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? आर होता है। अब यहाँ पे एवरीवन का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, है ना, तो एवरीवन के बाद इज का यूज़, यहाँ पे भी मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। और उसके बाद मेन वर्ब, एवरीवन इज लाफिंग एट हिम, है ना, मतलब प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई उस पर हंस रहा है ना। तो ये वर्ड्स जहाँ पर आते हैं, ये प्रोनाउंस जहाँ पर यूज़ होती हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। सिंगुलर वर्ब क्यों यूज़ की जाती है? इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि जब व्यक्ति निश्चित ही नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, है ना। जब इंसान निश्चित ही नहीं है कि वो किसकी बात की जा रही है तो उसके साथ उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ये है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना इसमें कि कभी भी इसको समबडी को समबडीज़ मत कर देना, ठीक है। अगर एग्जाम में समबडीज़ भी लिखा हुआ आता है तो वो गलत होता है, क्योंकि या तो समबडी होगा और अगर वहाँ पे समबडीज़ लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? ये तो बॉडी हो जाएगा। और बॉडी का मतलब क्या होता है? बॉडी का मतलब एक तो शरीर होता है। अगर वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि सम बॉडीज, तो उसका मतलब क्या होता है? एक और मतलब क्या होता है? लाश होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो कुछ लाशें हो जाएगी, है ना, वहाँ पे वो इंसान नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? लाश हो जाएगी, ठीक है, मुर्दा या लाश या शव हम जो भी बोलें। तो यहाँ पे इसको कभी भी सम बॉडीज मत करना। समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, ये होता है, ठीक है। इन सबके ही साथ किसका? सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, इनकी बात मैं कर चुकी हूँ कहाँ तक? एनीवन तक। अब यहाँ से देखिए, एवरीथिंग, समथिंग, ठीक है। कहाँ से? एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है। इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? इनका यूज़ नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, ठीक है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनका यूज़ नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि everything is possible in this world, ठीक है। हमने बोला एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो
एवरीथिंग का मतलब क्या है कि हर चीज़ इस दुनिया में पॉसिबल है, प्रत्येक चीज़ या हर चीज़ इस दुनिया में पॉसिबल है। तो इसके पीछे थिंग लग रहा है, फर्स्ट थिंग तो ये इंसानों के लिए तो यूज़ होगा नहीं, ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है। क्या क्या? एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये किसके लिए यूज़ होता है? नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये चारों किसके लिए यूज़ होते हैं? ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ होते हैं। जब हम नॉन लिविंग चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कोई पूछता है ना कि क्या हुआ, तो हम बोलते हैं ना कि नथिंग हैपन्ड, है ना। हम बोलते हैं ना कि नथिंग हैपन्ड, कि क्या हुआ, है ना। तो हम बोलते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, तो उसके लिए हम बोलते हैं ना नथिंग हैपन्ड, कुछ नहीं हुआ। तो उसके लिए हम नथिंग के बाद हमने हैपन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें अनिश्चित है ना, कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, इस संसार में प्रत्येक वस्तु, तो प्रत्येक वस्तु क्या क्या पॉसिबल है, क्या वो निश्चित नाम दे रखा है कि एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है ना, या फिर कोई रेस जीतना पॉसिबल है। यहाँ पे कोई निश्चित नहीं दे रखा है कि किस काम की मैं बात कर रही हूँ, कि प्रत्येक काम पॉसिबल है या प्रत्येक वस्तु पॉसिबल है या प्रत्येक चीज़ पॉसिबल है ना। तो वहाँ पर जब हम अनिश्चित चीज़ों की बात करें तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है, और इनके साथ भी हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ की जाती है। इनके साथ भी, किसके साथ? एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके साथ भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑल। ठीक है, ऑल का यूज़ हम लिविंग के लिए भी करते हैं। ऑल इज़ यूज्ड फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑल का यूज़ लिविंग के लिए भी किया जाता है और नॉन लिविंग के लिए भी किया जाता है। अब ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब होता है सब या सभी। ठीक है, तो जब ये सब की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रत्येक की अलग अलग बात नहीं हुई। जैसे एवरीथिंग में प्रत्येक चीज़ की बात हुई है, एवरीबॉडी में प्रत्येक व्यक्ति की बात हुई है, वैसे अलग अलग की बात नहीं कर रहा है, ये सबकी शामिल बात कर रहा है, ये सबको इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, तो जहाँ पे सब की बात होगी उसके साथ वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी? यहाँ पे हम ऑल के साथ वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑल के साथ भी और सम के साथ भी। ठीक है, ऑल के साथ भी, और चलिए हाँ, ऑल के साथ चाहे ऑल हो या को लिख देती हूँ मैं सम, इन दोनों के ही साथ ये दोनों लिविंग के लिए भी यूज़ होते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, दोनों के लिए यूज़ होते हैं। और इनके बाद जो वर्ब यूज़ होती है, इन दोनों के बाद वो कौन सी होती है? प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। नहीं, प्लूरल वर्ब नहीं। अगर ऑल की बात की जाए तो ऑल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। और प्लूरल वर्ब यूज़ कब होती है? सम के साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। ऑल के साथ तो सम के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, लेकिन वो कब यूज़ होती है? वो यूज़ होती है जब इनके बाद कोई भी नाउन प्लूरल काउंटेबल हो। ठीक है, इनके साथ प्लूरल वर्ब कब यूज़ होती है? इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होती है जब इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ की जाए। लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होती है। सिंगुलर वर्ब इनके साथ कब यूज़ होती है? इनके साथ सिंगुलर वर्ब तब यूज़ होगी जब इनका यूज़ किसके साथ किया जाए? इनका यूज़ किया जाए किसी ऐसी वस्तु के लिए जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब इनका यूज़ ऐसी वस्तु के लिए किया जाए जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, मतलब कि अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए किया जाए, अनकाउंटेबल के लिए अगर इसका यूज़ किया जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ ऑल हैव गॉन। ठीक है, यहाँ पे ऑल हैव गॉन का मतलब क्या है? कि सब चले गए। ठीक है, ऑल हैव गॉन या ऑल
आर प्लेइंग। जब मैं यहाँ पे ऑल की बात करूँगी, सब खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल किसका यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है, हैव का भी और आर का भी, दोनों ही प्लूरल वर्ब का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब जब मैं सम की बात करूँ तो सम आर लेफ्ट, ठीक है, कि कुछ लोग चले गए या कुछ चले गए हैं, किसी भी चीज़ की बात करूँ, ये कुछ चले गए हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, सम का, कि सम आर लेफ्ट, या कुछ चले गए हैं या कुछ बचे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम सम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। ये आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब इसमें देखिए कि अगर इनके बाद डायरेक्ट वर्ब आती है, ठीक है, ऑल और सम के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये प्रोनाउन का काम करते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन अगर ये किसी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कैसे, जैसे कि सम वाटर इज लेफ्ट, ठीक है। अब मैंने सम का यूज़ किसके साथ किया है, वाटर के साथ किया है। तो यहाँ पे सम क्या है, यहाँ पे सम प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तब इनका यूज़ अच्छे से समझा दूंगी कि इनका यूज़ एडजेक्टिव के रूप में कैसे किया जाता है। एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। और यहाँ पे जब सम का यूज़, वाटर क्या है, नाउन है, तो जब सम जो है वो वाटर से पहले आया है तो उसके साथ क्या लगा है, हमने यहाँ पे वाटर के अकॉर्डिंग, वाटर अनकाउंटेबल होता है तो उसका यूज़, उसके साथ हमने किसका यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है। लेकिन जब सम और ऑल को हम प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं, सम और ऑल को हम प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि ऑल हैव गॉन, सब चले गए, ऑल आर प्लेइंग, सब खेल रहे हैं, सम आर लेफ्ट, कुछ बचे हुए हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की बात होगी, सम आर लेफ्ट, ठीक है, तो वहाँ पर किसका यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब इनका यूज़ हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, जैसे कि सम वाटर इज लेफ्ट, अब यहाँ पे वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसका यूज़ किया है। जैसे अब मैं लिखूँ कि सम बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे सम क्या है, यहाँ पे सम एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे बॉयज आया है और बॉयज से पहले हमने किसका यूज़ किया है, सम का, तो सम बॉयज क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले सम आया, दैट मीन्स ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये एडजेक्टिव का काम किसके लिए कर रहा है, बॉयज़ के लिए, कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ बॉयज़ के अकॉर्डिंग हमने आर का यूज़ किया है और वाटर के अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया है, ठीक है। ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन जब सम और ऑल के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आके कोई और वर्ड आता है, मतलब या तो वर्ब आ जाए या प्रेपोजिशन आ जाए या कोई और वर्ड आ जाए, तब वो किसका काम करते हैं, प्रोनाउन का काम करते हैं। कैसे, जैसे कि ये कुछ सेंटेंसेस तो मैंने लिखे हैं यहाँ पे कि सम आर लेफ्ट, ऑल हैव गॉन, ऑल आर प्लेइंग, और ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस लिखा है, तो देखिए इसमें ऑल के बाद डायरेक्ट ऑफ आया है, ऑल के बाद हैव आया है, ऑल के बाद आर आया है, सम के बाद भी वर्ब आई है और ऑल के बाद यहाँ पे प्रपोजिशन आया है। तो जब इन वर्ड के बाद, मतलब इन वर्ड्स के बाद, ऑल के बाद और सम के बाद अगर डायरेक्ट नाउन नहीं आ रही है, अगर डायरेक्ट क्या आ रहा है, कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रहा है या फिर कोई प्रपोजिशन आ रही है, तो वहाँ पे ऑल और सम किसका काम कर रहे हैं, प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रोनाउन क्या होती है, मुझे बताइए। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है, और जब हम इसको नाउन की जगह यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद हम वर्ब लगा सकते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ ऑल की जगह लिखा कि राम, ठीक है, तो राम के बाद मैं इसका ही यूज़ करूँगी ना, राम के बाद फिर किसी दूसरी नाउन का थोड़े ना यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे वैसा ही है कि ऑल सम, यहाँ पे ऑल 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 और सम यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, प्रोनाउन का, तो इसके बाद डायरेक्ट हम वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जब ऑल और सम के बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज़ किया जाए या प्रपोजिशन का यूज़ किया जाए तो वो क्या होती है, वहाँ पर वो प्रोनाउन का काम करती है। और अगर इनके बाद कोई दूसरी नाउन आ रही है, ठीक है, इनके बाद अगर ऑल सम, इन दोनों के बाद अगर कोई दूसरी नाउन आ रही है तो वहाँ पे किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो इनके साथ इनका यूज़ लिविंग के लिए भी होता है, नॉन लिविंग के लिए भी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सम आर लेफ्ट, तो सम आर लेफ्ट में कुछ भी हो सकता है, कुछ बचे हुए हैं, तो क्या बचे हुए हैं, कुछ टेबल्स बची हुई है, चेयर्स बची हुई है, कुछ इंसान बचे हुए हैं, ठीक है। तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। और इनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ की जाती है व्हेन दे आर यूज्ड एज अ प्रोनाउन,
ठीक है, जब इनका यूज़ प्रोनाउन में हो रहा है तो इनके साथ जो वर्ब है वो कौन सी यूज़ की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिंगुलर का बताया था कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, तो मैंने किसके लिए बताया था, वो मैंने बताया था एडजेक्टिव के लिए, कि जब हम एडजेक्टिव किसी अनकाउंटेबल एडजेक्टिव के साथ इनका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ कर सकते हैं या फिर नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बोथ। बोथ का यूज़ किसके लिए होता है, बोथ का यूज़ दो व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, बोथ का यूज़ दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब दो व्यक्तियों के लिए कैसे, जैसे कि बोथ ऑफ यू हैव टू कम टुमारो। ठीक है, जब हमें किसी से बोलना है कि आप दोनों को ही कल आना पड़ेगा तो वहाँ पे बोथ का हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बोथ क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑफ आया है। अगर बोथ के बाद भी कोई नाउन आती है तो वहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है। उसको मैं एडजेक्टिव में क्लियर कर दूंगी कि बोथ कब एडजेक्टिव का काम करता है, कब प्रोनाउन का काम करता है। अगर बोथ, ऑल, सम, मच, फ्यू, लिटिल, इनकी ही बात कर ले, सबकी ही, कि ऑल, सम, बोथ, मच, फ्यू, लिटिल, इन सब के बाद अगर कोई नाउन आ रही है, ठीक है, इन सब के बाद अगर कोई नाउन आ रही है तो वो उस नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, अर्थात एडजेक्टिव का काम करते हैं। और इनके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, कोई प्रपोजिशन आ रही है, तो वहाँ पर वो किसका काम करते हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं प्रोनाउन का। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन के बाद कभी भी दूसरी नाउन नहीं लिखी जाती है। प्रोनाउन के बाद या तो हमेशा वर्ब आएगी या कोई दूसरी प्रपोजिशन आएगी या कोई दूसरा वर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ऑफ यू हैव टू कम, तो यहाँ पे बोथ का यूज़ किसके लिए किया जाता है, दो व्यक्तियों के लिए। हमेशा दो पर्सन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बोथ का यूज़ किया जाता है। और जब बोथ का यूज़ किया गया है तो इसके साथ हमने किसका यूज़ किया, हैव का यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि दो है तो दो के साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए मच, मच को मैं आप जैसे कि मच इज लेफ्ट। अब मच जो है, मच का मतलब क्या होता है, मच का मतलब होता है, मच क्या बताता है, मच का मतलब होता है बहुत सारा। मच एक क्वांटिटी बताता है। ठीक है, जैसे कि आई यूज्ड, I used enough water, but much is much was left। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई यूज इनफ वाटर बट मच वॉज लेफ्ट। अब यहाँ पे मच का यूज़ किसके लिए किया गया, मच का मतलब होता है बहुत सारा। मच जो है वो हमेशा क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। मच हमेशा क्वांटिटी बताता है, मतलब मात्रा को नापने के लिए, किसी भी चीज़ की मात्रा को काउंट करने के लिए, नापने के लिए, मेज़र करने के लिए, किसी भी चीज़ की मात्रा को काउंट करने के लिए, किसी भी चीज़ की मात्रा को काउंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब मच का यूज़ होगा तो मच क्या बताता है, मात्रा। तो क्या मात्रा को हम काउंट कर सकते हैं, मात्रा को हम गिन नहीं सकते, मात्रा को हम माप सकते हैं। क्वांटिटी क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल होती है, जिसको गिना नहीं जा सके। और जब मच का यूज़ अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है ना, मच का यूज़ अनकाउंटेबल के लिए ही किया जाता है पहली चीज़ तो। और जब मच का यूज़ कहीं पे हो रहा है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों, क्योंकि मच जो है वो क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। मात्रा को हम गिन नहीं सकते, माप सकते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल होती है। जैसे वाटर है तो क्या वाटर को हम गिन सकते हैं, एक पानी, दो पानी, वन वाटर, टू वाटर, नहीं गिन सकते। हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, मच वाटर, है ना, मच वाटर के रूप में इसको यूज़ करेंगे। तो मच का यूज़ जब किया जाएगा तो उसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट देखिए फ्यू एंड लिटिल। फ्यू का भी, लिटिल का यूज़ भी मच की तरह ही किया जाता है। फ्यू जो है, फ्यू और लिटिल दोनों का ही सेम मीनिंग होता है। इसमें भी इनके साथ अ फ्यू, द फ्यू, है ना,
और अ लिटिल, द लिटिल का यूज़ किया जाता है। अ फ्यू, द फ्यू, है ना, आपने सुना भी होगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, इनका यूज़ वैसे तो मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव के रूप में होता है, इनका यूज़ मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, और लिटिल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए। क्यों? क्योंकि फ्यू जो है वो क्या बताता है, वो बताता है नंबर, मतलब फ्यू किसी चीज़ की संख्या को बताता है, और लिटिल जो है वो किसी चीज़ की क्वांटिटी अर्थात मात्रा को बताता है। फ्यू संख्या को बताता है और लिटिल मात्रा को बताता है। तो जैसे हमने अभी मैंने वो सेंटेंस यूज़ किया था, मैं वापस वही सेंटेंस लिख रही हूँ। आई यूज्ड she used much water and little is left। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि she used much water, उसने बहुत सारा पानी यूज़ किया, तो पानी कितना बचा, लिटिल बचा, मतलब कि थोड़ा सा, ज़रा सा, ना के बराबर बचा। लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, कि उसने बहुत सारा पानी यूज़ किया और पानी कितना बचा है, ना के बराबर बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल जो है वो क्या बताने के काम में आता है, क्वांटिटी बताने के काम में आता है। और जब चीज़ क्वांटिटी बताने के काम में आ रही है तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो कौन सी यूज़ की जाएगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। ठीक है, अब फ्यू का भी हम देख लेते हैं कि फ्यू का यूज़ कैसे किया जाता है। फ्यू का यूज़ काउंटेबल में, मतलब कि ऐसी चीज़ों के साथ किया जाता है जिन्हें गिना जा सकते, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। ठीक है, ऐसी चीज़ों के साथ जिनको गिना जा सके, जैसे कि हिज स्पीच वॉज सो लॉन्ग दैट few people were left in the end। ठीक है, कि उसकी स्पीच इतनी लंबी थी कि लास्ट तक एंड में कुछ ही लोग बचे थे। तो यहाँ पे पीपल क्या है, पीपल को हम कुछ ही लोग, मतलब कि ना के बराबर बचे, 2 या 4 लोग बचे होंगे, जैसे कि पूरा जो है पूरा ऑडिटोरियम जो भरा हुआ था उसमें से कुछ ना के बराबर लोग बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू का मतलब क्या है, ना के बराबर, कि उसकी स्पीच इतनी लंबी थी कि लास्ट में इन द एंड फ्यू पीपल वर लेफ्ट, है ना, कि कुछ ही लोग बचे थे। तो यहाँ पे फ्यू के लिए हमने किसका यूज़ किया है, वर का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि फ्यू जो है वो पीपल के साथ आया है, और जब फ्यू का यूज़ पीपल, है ना, यहाँ पे फ्यू पीपल की जगह हम सिर्फ फ्यू आर लेफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कुछ ही लोग बचे वहाँ पर। ठीक है, तो फ्यू का यूज़ किसके लिए किया जाता है, काउंटेबल के लिए किया जाता है, कि उसकी स्पीच इतनी लंबी थी कि वहाँ पे कुछ ही लोग बचे, या थोड़े बहुत ही कोई बचे था, या ना के बराबर कोई बचा था। ठीक है, तो फ्यू का यूज़ काउंटेबल चीज़ों के लिए, काउंटेबल यानी कि इंसानों के लिए और काउंटेबल वस्तुओं के लिए किया जाता है। और इसके साथ जब हम यूज़ करेंगे तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। ये था हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन बताता है, या किसी एक फ्रेज का दूसरे फ्रेज से, या किसी एक क्लोज का दूसरे क्लोज से रिलेशन बताता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या संबंध बताने के काम में आता है, मतलब कि दो सेंटेंसेस का, दो क्लॉजेस का संबंध
जोड़ने के काम कौन करता है? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम संबंधबोधक सर्वनाम भी बोलते हैं, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, विच और देट, ठीक है, इनका यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन में किया जाता है। अब आप ये सोचोगे कि ये चीज़ें तो हमने कल भी पढ़ी थी कि हु का, हुम का, विच का यूज़, देट का नहीं पढ़ा था, लेकिन हु का, हुम का और विच का यूज़ तो हमने कल भी पढ़ा था। वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थी। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि इंग्लिश में एक ही शब्द को हम नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं और एडवर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वर्ड्स हैं इनको हम अलग अलग जगह यूज़ करके इनका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जब ये क्वेश्चन पूछने के काम में आ रहा है, जैसे कि हु आर यू, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा, तो यहाँ पे हु क्या है? क्वेश्चन पूछने के काम में आ रहा है कि आप कौन हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब ये दो चीज़ों का संबंध जोड़ने के, दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को जोड़ने के काम में आता है, तो वहाँ पे ये किसका काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का। कैसे? जैसे कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रेज है द बॉय, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेज है द बॉय, वह लड़का, ठीक है, और एक पूरा सेंटेंस है यहाँ पे, एक है हु इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है, ये क्या है? ये एक क्लोज है, ठीक है, हु इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड, जो कि बाहर खड़ा है। और यहाँ पे एक और फ्रेज है इज़ माई ब्रदर। तो अब देखिए इस हु ने क्या किया? यहाँ पे हु कोई क्वेश्चन पूछने के काम में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हु क्या काम कर रहा है कि यहाँ पे ये जो लड़का है, ठीक है, जिस लड़के का शुरू में वर्णन किया गया है, जिसको शुरू में बताया गया है कि ये लड़का, इसको किससे जोड़ रहा है? इसको इस पूरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। कैसे? कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, कि वो लड़का जो बाहर खड़ा है ना, हम बोलते हैं ना कभी हिंदी में कि वो जो बाहर खड़ा है ना, वो लड़का मेरा भाई है। तो वहाँ पे इसका मतलब क्या निकल रहा है? जो, ठीक है, कि वो लड़का जो बाहर खड़ा है वो कौन है? मेरा भाई है। तो इसने इस बॉय को किससे रिलेट किया? इस सेंटेंस से रिलेट किया। तो जब ये वर्ड्स किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करने का काम करते हैं, किसी एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, या किसी एक क्लोज को दूसरे क्लोज से रिलेट करने का काम करते हैं, या उनका संबंध बताने का काम करते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है? ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। अब इनका यूज़ हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं? देखिए, हु और हुम जो है ये हमेशा हम किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। हु और हुम का यूज़ हमेशा लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब कि ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, इंसानों के लिए ही करते हैं। कभी भी जानवर भी लिविंग बीइंग होते हैं, लेकिन उनके लिए हम हु और हुम का यूज़ नहीं करते हैं। हु और हु का यूज़ हमेशा सजीवों के लिए किया जाता है, अर्थात इंसानों के लिए, ठीक है। विच का यूज़ हम करते हैं नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। नॉन लिविंग, विच का यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए, और दैट का यूज़ हम लिविंग के लिए भी करते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं। देखिए, अब जब इस चीज़ से तो हम समझ ही गए हैं कि हु और हुम का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? हु और हुम का यूज़ हम लिविंग के लिए करते हैं, अर्थात इंसानों के लिए करते हैं। लेकिन क्या जब हम इंसानों के लिए इनका यूज़ कर रहे हैं
तो हु का यूज़ कहाँ किया जाएगा और हुम का यूज़ कहाँ किया जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों का ही बताया कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, अर्थात इंसानों के लिए जब हम इनको यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बजाय लिख देती हूँ कि हु और हुम का यूज़ किसके लिए करते हैं, हम पर्सन के लिए करते हैं। हु और हुम का यूज़ हम करेंगे पर्सन के लिए। ठीक है, हु और हुम का यूज़ जब हम पर्सन के लिए करते हैं, विच का यूज़ नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए करते हैं, और दैट का यूज़ लिविंग के लिए भी करते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं, अर्थात इंसानों के लिए भी कर सकते हो और जानवरों के लिए भी कर सकते हो और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, विच का तो हम समझ जाएंगे, जहाँ पे नॉन लिविंग है वहाँ पे हम विच का यूज़ करेंगे, लेकिन हु और हुम का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है कि जहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो। ठीक है, एक सेंटेंस में तीन चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो वहाँ पे हम हु का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो वहाँ पे हम हुम का यूज़ करते हैं, है ना। और जहाँ पे विच का यूज़ चाहे सब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो चाहे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो, हम विच का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और दैट का यूज़ लिविंग नॉन लिविंग के लिए कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि हु का यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे हाँ, ये चीज़ कि हम हु और हुम का यूज़ कैसे पहचानेंगे, तो जब कभी हु आएगा, ठीक है, हु का यूज़ कहाँ किया जाता है, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि द गर्ल यू talking to is my sister. The girl you are talking to is my sister. ठीक है, ये जैसे मैंने बताया कि the girl you are talking to is my sister. ठीक है, अब यहाँ पे एक और सेंटेंस हम देखते हैं। ये सेंटेंस मैंने लिखा कि द गर्ल यू आर टॉकिंग टू इज़ माई सिस्टर, द बॉय इज़ इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। तो अब देखिए कि यहाँ पे हम हु का यूज़ करेंगे या हुम का। इसके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि अगर ये जो सब्जेक्ट आया है, ठीक है, यहाँ पे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगी, चाहे हु आया हुम आया, अब यहाँ पे गर्ल और बॉय दोनों ही क्या है, पर्सन, हम दोनों के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, हमें या तो हु का यूज़ करना है या हुम का यूज़ करना है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें हु का यूज़ करना है, हुम का यूज़ करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद किसी वर्ब का यूज़ होता है, जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पे डैश है और वर्ब का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पे हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। ठीक है, द बॉय हु इज़ इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। ठीक है, और जब भी यहाँ पर वर्ब का यूज़ ना हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जब भी यहाँ पर वर्ब का यूज़ नहीं होकर किसी दूसरे सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा, किसी दूसरी प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पे द गर्ल है और यहाँ पे हमने किसी वर्ब का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने एक और प्रोनाउन रख दी और वो प्रोनाउन क्या है, यू। ठीक है, यहाँ पर किसी दूसरी प्रोनाउन को रख दिया जाए तो वहाँ पे हमेशा हुम का यूज़ किया जाता है। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, कि जब भी यहाँ पे वर्ब आ रही है तो वहाँ पे हु का यूज़ किया जाएगा, और जब भी यहाँ पर कोई दूसरी प्रोनाउन आ रही है, ये सेम प्रोनाउन नहीं, कोई दूसरी प्रोनाउन आ रही है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हुम का यूज़ करेंगे। इसके आगे का हम कल पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।